Welcome back to the Political Science lecture series. In the previous lecture, we discussed various functions of legislature, executive and judicial functions in the context of the principle of separation of powers and the checks and balances. आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे लेजिस्लेटर के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि लेजिस्लेटर को ऑर्गेनाइज करने के दो आपके पास मॉडल्स हैं. One is unicameral model and the second is the bicameral model. You might have heard these words floating around in the political debate and never bothered to go and make a cursory Google search to look what it actually means. But let's make that easy for people who have not done that research before. आपका यूनिकेमरल मॉडल वो लेजिस्लेटर का मॉडल है कि जहां पर सिर्फ एक हाउस होता है. इसके अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी होती है जो कि सारी लेजिस्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. बाय कॉन्ट्रास्ट बाइकेमरल लेजिस्लेचर के अंदर दो हाउसेस, दो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं. जैसे पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट आपको मिलती है यूनिकेमरल लेजिस्लेटिव मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में. जो ब्रीफ कंपैरिजन है उसके अगर हम देखें तो पावर जो है उसके अंदर वो कॉन्सेंट्रेटेड है इन द सेंस दैट पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सिंगल चेंबर, जबकि बाइकेमरल लेजिस्लेचर के अंदर पावर जो आपके दोनों हाउसेस हैं जिनमें से एक हाउस अपर हाउस होता है और एक हाउस लोअर हाउस होता है. अपर हाउस जनरली आपका सेनेट को कहते हैं और लोअर हाउस आपके नेशनल असेंबली को. लोअर हाउस वो हाउस है जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होकर आवाम के तहत वोटों के तहत आता है और अपर हाउस जनरली इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है. सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, this is not universally true, but generally unicameral countries tend to be unitary states, जो कि हम डिस्कस करेंगे कि यूनिटरी स्टेट्स क्या होती हैं. हमने सेपरेट इसके लिए सेपरेट लेक्चर डेडिकेट करना है. बट जस्ट लेट द आइडिया जर्मिनेट इन योर हेड दैट जनरली unicameral states, unicameral legislators are found in unitary states while bicameral legislators are found in federal states. Third is the idea about decision making की जो पैटर्न है, डिसीजन मेकिंग की क्या स्ट्रैटेजी होती है. Decision making is rather quick in the unicameral system because you just have to pass it through one house, and the decision making is generally larger because the second chamber or the upper house interposes delays in the formation of constitution, because फिर एक नया चेंबर आ जाता है, उनके अपने कंसर्न्स हैं, उनकी अपनी चीजें हैं, उनकी अपनी डिबेट है, वो सारी होगी तो लेजिस्लेशन पूरी होगी. तो पाकिस्तान में जैसे अगर आपका एक ही चेंबर हो तो इसका मतलब है एक असेंबली से कोई चीज पास हो गई. हमारे यहाँ जैसे दो चेंबर है, इसका मतलब पहले नेशनल असेंबली से उस बिल को पहले टेबल किया जाएगा नेशनल असेंबली में, उस पर बहस होगी, उसके ऊपर फ्लॉज निकाले जाएंगे, फिर सारे उस पर एग्री करेंगे, कंसेंसस डेवलप होगा, देन दे विल वोट इन द फेवर ऑफ इट इफ दे चूज टू वोट इन फेवर ऑफ इट. और अगर वो पास होता है फिर वो सेनेट में जाएगा, फिर सेनेट में उस पर बहस होगी, फिर उसके कीड़े निकलेंगे, फिर उसको सबको मनाया जाएगा, उस पर नेगोशिएशन होगी और फिर सेनेट उसको अगर अप्रूव करती है तो वो बिल जो है वो लॉ में बदलेगा. तो इट टेक्स मोर टाइम देन अ यूनिकेमरल सिस्टम. जो डेडलॉक्स हैं वो कम होते हैं यूनिकेमरल मॉडल के अंदर और बाइकेमरल मॉडल के अंदर ज्यादा होते हैं. Why? Because bicameral legislature के अंदर automatically since you have two chambers आपको ज्यादा interests को cater करना है. You have to cater to more people who are representing different sections. That is why जो competing interests होने की वजह से और ज्यादा division of होने की वजह से, ज्यादा diverse लोगों के दरमियान consensus develop करने की वजह से your bicameral models tend to be more deadlock prone. Unicameral model generally is recommended for smaller countries and bicameral legislature for larger countries. उसके रीजन क्या है कि larger countries के लिए क्यों करते हैं वो हम अभी आगे अपने पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखेंगे. कुछ एग्जांपल्स हैं. As I said in the previous lectures as well, you should be able to separately show examples, separate heading डाल के मार्कर के साथ या पॉइंटर के साथ आप separate examples कोट करें ताकि एग्जामिनर को आप ये दिखा सकें कि you actually know how the systems operate globally, which is going to help you get more score in this course. तो यूनिकेमरल मॉडल्स के आपके सामने चीन की मिसाल है जिसके अंदर नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी इज अ यूनिकेमरल लेजिस्लेचर. टर्की हैज ग्रैंड नेशनल असेंबली. बांग्लादेश की भी अपनी एक यूनिकेमरल लेजिस्लेटर है. डेनमार्क एंड यमन also have, and there are a lot of other countries as well, but
5 examples are sufficient to quote in the paper of unicameral model. Not coincidentally, most of them are unitary states as well. In the bicameral model, most of them are federal countries, federal democracies. And mind you, we'll discuss what federal democracy is and what unitary democracy is, or generally what unitary state or federal state is in the later lectures, but just let the idea germinate in your head. US के अंदर भी bicameral legislature है. The lower house is the House of Representatives, the upper is the Senate. पाकिस्तान में National Assembly और Senate है. इंडिया में लोकसभा और राज्य सभा है. फ्रांस के अंदर भी National Assembly और Senate है. UK के अंदर the famous House of Commons and the House of Lords being the two chambers. अफगानिस्तान के अंदर भी bicameral model है. House of People, House of Elders. Afghanistan is an exception because it's not a federal country. It's a unitary state. By contrast, generally all of these countries are federations. पास्ट पेपर में ये सवाल आ चुका है कि 3 वो उसूल बताएं, प्रिंसिपल्स बताएं जिनकी बेसिस पे सेकंड चेंबर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. बेसिकली बाइकेमरल लेजिस्लेटर बनाने के आप जस्टिफिकेशन या किस तरीके से वो बनाई जाती हैं, उनको किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये तमाम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को वैसे भी पता होना चाहिए, because it's a very important concept in how governments are organized. The first principle is that the formation of the second chamber has a different method of membership. Lower house जो आपका होता है नेशनल असेंबली जैसे पाकिस्तान में, लोअर हाउस को कहते हैं पीपल्स चेंबर, अवाम का ये ऐवान. अवामी ऐवान इसलिए बिकॉज लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. आप अपने नेशनल असेंबली के लोगों को डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, आप MNAs इलेक्ट करते हैं, उन्हें आपने वोट दिया है उन्हें. सो इट्स कॉल्ड पीपल्स चेंबर. सो नेशनल असेंबली इज सपोज टू रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, बट द सेनेट or the upper house is considered the chamber of statesmen, because the upper house, in upper house you do not need people who represent the will of the people. In the upper house you need expert opinion, you need the best minds, you need the sharpest individuals, and a lot of sharp individuals are also happen to be election shy. Or if upper house is also directly elected, तो upper house भी फिर लोगों की विशेष की नुमाइंदगी करेगा, अपनी नुमाइंदगी नहीं करेगा, यानी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देगा, क्योंकि उसको भी यही फिक्र होगी कि मैंने इलेक्शन लड़ना है. इसीलिए अपर हाउस जनरली डायरेक्टली इलेक्टेड चेंबर नहीं होता, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है. पाकिस्तान के अंदर आज तक आपने कभी किसी सेनेटर को वोट नहीं दिया, क्योंकि आप नहीं दे सकते. सेनेट इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है पाकिस्तान के अंदर, और दुनिया की दूसरी तमाम डेमोक्रेसीज के अंदर भी. माइंड यू, यूएस इज एन एग्जांपल, यूएस के दोनों हाउसेस डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, तो यूएस को आप एज एन एक्सेप्शन कोट भी कर सकते हैं. बट जनरली दुनिया के अंदर बाकी तमाम बाइकेमरल लेजिस्लेटर्स के अंदर द अपर हाउस इज आइदर अपॉइंटेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये दोनों चीजें करने का, अपॉइंटेड आपको यूके में मिलेगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड आपको पाकिस्तान में मिलेगा. उसकी वजह ये है बिकॉज यू वांट मोर statesmen in the upper chamber. अगर वो भी इलेक्शंस के जरिए आने शुरू हो जाएंगे तो senators will also have an election incentive to not give their best judgments, to not bring the best policy to the house, but the wishes of the people, because उन्होंने अवाम को जाके मुंह दिखाना है और 4 साल बाद 5 साल बाद वोट मांगने जाना है. इसीलिए ताकि बेस्ट पॉलिसी आए आपके पास, और बेसिकली ये चीज टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी से बचाती है डेमोक्रेसी को. बिकॉज अगर आपकी मेजॉरिटी चाहती है कि कोई ऐसी चीज हो जो कि इफेक्टिवली गलत है, फॉर इंस्टेंस माइनॉरिटीज की परसिक्यूशन और एनीथिंग, तो थ्योरेटिकली नेशनल असेंबली ने तो अवाम की मेजॉरिटी की विल को रिप्रेजेंट करना है, तो इट कैन लीड टू द टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी. टू चेक दैट, टू हैव अ बैलेंस ऑन दैट, एक सेनेट रखी जाती है जो कि अवाम को आंसरेबल डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि वो उसके वोट से नहीं आई, इसलिए वो लोग बेहतर पॉलिसी मेकिंग. फिर चूंकि सेनेट की आपको अप्रूवल भी चाहिए होती किसी भी लेजिस्लेशन के लिए, तो ऐसी कोई लेजिस्लेशन नहीं आएगी जो अनफेयर हो. पाकिस्तान में इनडायरेक्ट इलेक्शंस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
with the political parties list of candidates. ये पूरा नाम हमारा सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं सेनेटर्स के इलेक्शन के लिए. इसके तहत हर प्रोविंशियल असेंबली जो आपने इलेक्ट की है खुद, वो प्रोविंशियल असेंबली आगे से हर वो सेनेटर्स को नॉमिनेट करती है अपने रीजन के. तो पंजाब के सेनेटर्स को पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली वोट करेगी, सिंधी सेनेटर्स को सिंध की प्रोविंशियल असेंबली वोट करेगी सेनेट के अंदर. द सेकंड इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल is the equal representation of the constituent units. Constituent units के बहुत सारे मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं. आप इन्हें provinces कह सकते हैं, आप इन्हें states कह सकते हैं, आप इन्हें cantons कह सकते हैं जैसे स्विट्जरलैंड में होता है. ये वो इकाइयां होती है जो मिलके कोई रियासत बनाते हैं. तो पाकिस्तान के जैसे 4 सूबे हैं, इसी तरह यूएस की 50 स्टेट्स हैं, इसी तरह इंडिया की अपनी रियासतें हैं और अपने यूनिट्स हैं. इनको ब्रॉडली कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स कहा जाता है. तो विच एवर नेम यू कॉल देम, प्रोविंसेस, स्टेट्स, कैंटन्स और जनरली कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेनेटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर खित्ते के सेनेटर्स बराबर होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन और साइज. नेशनल असेंबली में आपकी पॉपुलेशन की बेसिस पे मेंबरशिप होती है. Punjab has the highest members in National Assembly because it has the highest population, and Balochistan has the lowest because it has the lowest population. Senate में इस तरह नहीं होता. Senate में by contrast तमाम units की equal membership है Senate के अंदर. Same goes with the US. US के अंदर House of Representatives के अंदर कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टेक्सास जो बड़ी स्टेट्स हैं इनके बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. लेकिन अपर हाउस में हर स्टेट के 2-2 सेनेटर्स हैं. तो यूएस सेनेट के अंदर 50 स्टेट्स हैं, उन 50 में देयर आर 2 सेनेटर्स ईच. सो इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि अपर हाउस को बराबर रिप्रेजेंटेशन देते हैं तमाम कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स की? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी सेनेट इज नॉट जस्ट अ चेंबर ऑफ स्टेट्समैन, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स. तो आपका जो लोकल एमएनए है वो आपकी कंस्टिट्यूएंसी का नुमाइंदा है, आपके खलके का नुमाइंदा है, वो जो भी आपका एक खलका है, मुख्तलिफ बने होते हैं. लेकिन जो आपका सेनेटर है वो आपके पूरे सूबे का नुमाइंदा है. पंजाब के तमाम सेनेटर्स पूरे पंजाब के सूबे की नुमाइंदगी करें. तो ये सिस्टम इसलिए इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अगर सिर्फ नेशनल असेंबली होगी तो बड़े सूबे अपनी मर्जी के काम कराते रहेंगे. अगर सिर्फ नेशनल असेंबली होगी तो चूंकि ज्यादातर नेशनल असेंबली में या लोअर हाउस के अंदर लोग मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाले एरिया से हैं, तो वो तमाम तर लेजिस्लेशन ऐसी करवाएंगे जो उनके सूबे को या उनके कंस्टिट्यूएंट यूनिट को, स्टेट को फायदा देगी. सेनेट के होने से और सेनेट की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होने से अब ये है कि कोई भी बड़ा सूबा अपनी मर्जी से सारे काम नहीं करवा सकता, क्योंकि अपर हाउस में तो बलोचिस्तान वालों की भी, सिंध वालों की भी, केपी और पंजाब सबकी बराबर की सीटें हैं. जब सबकी बराबर की सीटें हैं तो इससे होता क्या है? इससे फिर होता ही है कि आपकी जो ओवरऑल फिर निगोशिएट करना पड़ता है, फिर ऐसी लेजिस्लेशन करनी पड़ती है जो किसी को भी यूनिलैटरली और डिस्प्रोपोर्शनेटली नुकसान एक को ना पहुंचाए और दूसरे को डिस्प्रोपोर्शनेटली फायदा ना पहुंचाए. तो एक इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए आपके कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में, दैट इज व्हाई इट इज सूटेबल फॉर द लार्जर कंट्रीज, जो कि हमने पहले अपने शुरू में डिस्कस किया था कि लार्ज कंट्रीज के लिए बाइकैमरल लेजिस्लेटर सूटेड है. द रीजन इज that because equal representation of constituent units in the larger countries is important, ताकि जो different competing interests हैं, different states हैं, जो कि अक्सर different ethnicities को भी occupy करती हैं, different types of लोग होते हैं उसके, तो ऐसा ना हो कि जो सबसे powerful, जो सबसे populated, highly populated सूबा है, सब कुछ वो अपनी मर्जी से नेशनल असेंबली में अपने नंबर ज्यादा होने की वजह से पास करवा ले. इसीलिए सेनेट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि एक तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड और उसकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी जाती है ताकि वो ऑफसेट कर सके जो अनफेयर या आप कह लें कि एक एडेड एडवांटेज होता है बड़े सूबों के पास. दिस बिकम्स एन इफेक्टिव टूल इन मेकिंग अ होलिस्टिक पॉलिसी मेकिंग दैट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स. The third principle around which the second chamber is constituted is generally you give longer tenures to senators. यूएस के अंदर हर 4 साल के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं. लोअर हाउस की भी मुद्दत इतनी है,
लेकिन जो सेनेट की मुद्दत जो है वो 6 इयर्स है, पाकिस्तान में भी 6 इयर्स है। उसकी वजह यह है कि आप ज्यादा टाइम देते हैं उन्हें ताकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से पॉलिसी मेकिंग कर सकें, क्योंकि आप एक डिसेंट स्पैन ऑफ टाइम देते हो उन्हें टू मेक पॉलिसीज, टू इवेलुएट दोज पॉलिसीज, और उस चीज को करने के लिए यू गिव देम जनरली गिव देम लॉन्गर टेन्योर। वैसे तो इस सवाल में सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं, मगर जनरली अगर खाली प्रिंसिपल्स आ जाता है तो आप इस सेपरेट 4th प्रिंसिपल भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, सो यू कैन amalgamate the two and use this as subheading अगर वो सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स पे सवाल पूछता है। तो अपर हाउस के अंदर आप एक ही वक्त में कभी भी सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट या इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं करवाते, आप एक पोर्शन में करवाते हो हमेशा। सो यूएस के अंदर 6 साल के लिए एक सेनेटर मुंतखब होता है, लेकिन उस सेनेट में भी 1/3 ऑफ द सेनेट is up for elections after every 2 years। हर 2 साल के बाद 1/3 of the Senate चेंज होती है यूएस के अंदर, ठीक है। तो लेकिन वो जो एक बार एक सेनेटर वहां पर इलेक्ट हो गया, उसने 6 साल ही रहना है, लेकिन वो उसको डिजाइन इस तरीके से किया गया टाइमलाइन को, इलेक्शंस के स्केड्यूल को, कि हर 2 साल के बाद 1/3 ऑफ द सेनेट की 6 साल की मियाद पूरी हो जाती है, फिर उनका इलेक्शन होता है, इस तरीके से वो फिर 6 साल रहते हैं। तो ये तरीका चलता है। पाकिस्तान के अंदर भी ये सिस्टम चलता है, लेकिन हमारे यहाँ 1/2 ऑफ द सेनेट इज अप फॉर इलेक्शंस आफ्टर एवरी 3 इयर्स। हम हर 3 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर सेनेट के इलेक्शंस होते हैं और आधी सेनेट के इलेक्शंस होते हैं। उसकी वजह यह है कि सेनेट के अंदर भी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग आती रहे, सेनेट के अंदर भी कॉन्स्टेंटली फ्रेश ओपिनियन आता रहे। ये भी उस लार्जर चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम के लिए कॉन्टेक्स्ट में है। आपने नोट किया होगा कि हम जिस तरह पढ़ते जा रहे हैं आगे नई नई मॉडर्न थीरीज और कॉन्सेप्ट्स, तो कॉन्सेप्ट डेवोल्यूशन ऑफ पावर और डिविजन ऑफ पावर और पावर कॉन्सेंट्रेशन के खिलाफ होता जा रहा है पॉलिटिकल थीरी में। तो इंसान ने यही सीखा था अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से कि पावर को जितना डिसॉल्व किया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि पावर जितनी कॉन्सेंट्रेट होगी वो उतनी ही अब्यूज होगी और वो लोगों के राइट्स और लिबर्टीज को ऑप्रेस करेगी। दैट इज व्हाई वी हैड सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ द 3 ब्रांचेस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। विदिन legislature you have unicameral legislature, and in a bicameral legislature you have lower house and upper house to keep a check on within legislature as well. And within your upper house, upper legislature, you have this system of these periodic interval of appointment and elections, so that आपकी सेनेट के अंदर भी कॉन्स्टेंटली वो चेक्स एंड बैलेंसेस आते रहे, नया ओपिनियन आता रहे, नई चीज आती रहे और कोई एक जो है वो ग्रुप डोमिनेट ना हो जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फेडरल डेमोक्रेसीज के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट जनरली। आपको मैं एक और पॉइंट ऑफ एंट्री इसके अंदर बताता चलूं कि जिस तरह मैंने आपको बताया था इस केस के अंदर यूएस एक्सेप्शन है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो बिल्कुल उसी तरह इस पॉइंट के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाले के अंदर इंडिया एक्सेप्शन है। इंडिया के अंदर अपर हाउस के अंदर जो कि राज्यसभा है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है सेनेटर्स की from different constituent units. So it's good to mention the exceptions as well, because then you give examiner the idea or impression कि आपको बहुत अच्छी command है उस subject पे, you know the general trend as well, and you also happen to know the exceptions to the larger trend as well, because some people just know the examples which are relevant to the claim, but identifying exception is what people who have authority on the subject do. And if you can prove to the examiner that you have authority over the subject, you are definitely going to get more marks. हम अपने next lecture series में इन्हीं forms of government को, उनको different organizational structures को continue करेंगे, हम federal unitary systems को देखेंगे, और तब तक I hope you guys prepare the previous lectures, because we will be building on all the things that we have so far learned in the forms of government and the political institutions के context में हमने जितनी discussion की है।